तेजी से डूबते ज़खायर पाकिस्तानी मईशत के लिए मोहलिक करार। मईशत की डूबती कश्ती, मुशीर खजाना के हंगामी इक़दामात क्या? एदादो शुमार का गोरख धंधा, बुलंदो बाला दावे, लड़खड़ाती मईशत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम और पेचीदा संगीन नौयत के सवालात जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से है, यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, ये वो अहम तरीन सवाल है जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो कितने संगीन हैं पाकिस्तानी मईशत को, कितने संगीन खतरात हैं ये जो हमारे नजर आ रहे हैं, हमारे आंखों के सामने इस वक्त हैं। लेकिन ये जांचने के लिए कि मुस्तकबिल कितना रोशन या कितना ताबनाक या कितना तारीक हो सकता है, हमें जाना पड़ेगा IMF के रीसेंट पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट के ऊपर। ये जो PPM पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट IMF की तरफ से शाया हुई, इसके अंदर कुछ एदादो शुमार, अच्छा एदादो शुमार की जब बात होती है तो एदादो शुमार हुकूमत के नंबर्स ही होते हैं जिनकी बुनियाद पर प्रोजेक्शंस IMF जैसे इदारे करते हैं। लेकिन हुकूमत के नंबर्स, वही नंबर्स इस्तेमाल करके IMF प्रोजेक्शन करता है। हमारे वुज़रा उन नंबर्स को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं जो बताते हैं कि लगता है कि तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन IMF की बता करदा जो तस्वीर है, जो सामने नक्शा नजर आता है, उस नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 2023 यानी अब से 5 साल बाद तकरीबन 145 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स यानी पाकिस्तान को जो दरकार होगी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 2023 तक बढ़कर 45 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। वो ज़र मुबादला के ज़खायर जिनका अब इस पर चर्चा ज़्यादा है, जिनमें जो इस पर जवाल है उसको रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, वो 2023 तक IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक 7.1 अरब डॉलर्स तक पहुंचने का खदशा है। और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के इंपोर्ट कवर पर पड़ना है। इंपोर्ट कवर से मुराद पाकिस्तान कितने इंपोर्ट्स कर सकता है। 3 माह के जो इंपोर्ट कवर हैं वो गिरकर 2 माह और शायद 2023 तक वो 1.2 माह तक या 1 माह के क्रिटिकल लेवल तक आ जाएं। ये भी प्रोजेक्शन में IMF की रिपोर्ट में कहा जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट्स, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स, पाकिस्तान का फॉरेन जो इंपोर्ट कवर, पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी प्रोजेक्शंस मुस्तकबिल के लाइमल के बारे में हमें एक बात बताती हैं कि हमारे कर्जे बढ़ेंगे, लेकिन इस लेवल तक बढ़ सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी है डेट को सस्टेन करने की, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ये सारी टर्म्स, इनके मतलब क्या है, आज हम माशी जो तजनिगार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और हम जानेंगे कि जो ये अलार्म बेल्स हैं जो IMF, जो मुख्तलिफ इदारे बार बार बता रहे हैं, हमारे जो सरकर्दा जिनके हाथ में बाग दौड़ है मुल्क की मईशत की, ये बातें उनको समझ में आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो उनकी प्रोजेक्शंस अलग क्यों हैं इन तमाम प्रोजेक्शन से, ये बुनियादी सवाल उठाएंगे। मईशत का रुख क्या है, सिमत क्या है, किस तरफ मामला बढ़ रहे हैं, और आखिरकार इस ज़बूहाली को और इस जो सफर है नीचे का स्लाइड डाउनवर्ड्स, इसको रोकने के लिए कौन से हंगामी इक़दाम हमें उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर इक़्तिसादी उमूर, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर हैं, माहिर इक़्तिसादी उमूर हैं, लाहौर स्टूडियोज में। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपसे सिर्फ पहले यही बात कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं जो IMF कर रहा है अपनी PPM रिपोर्ट में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल डेट्स के हवाले से, हमारी गवर्नमेंट CPEC की प्रोजेक्शंस और CPEC की इन्वेस्टमेंट्स को इसमें इंक्लूड कर देती है कि जी उससे बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। सर, ये प्रोजेक्शंस IMF क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स में, एक्सटर्नल डेट के अंदर हमारे फॉरेन रिजर्व 7 अरब डॉलर रह जाएंगे, तो ये CPEC की इन्वेस्टमेंट जो 50 अरब डॉलर, 55 अरब डॉलर, ये किधर है जो हुकूमत कहती रहती है कि वो आएगी और वो बचा लेगी हमें, वो उसमें नजर क्यों नहीं आती इन प्रोजेक्शंस में? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि CPEC के हवाले से जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है
तो वो गलत है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्चुअली कर्जा जात है। और अगर सीपेक की कैलकुलेशन जो है, सीपेक के कर्जा जात का बोझ भी हम अपने करंट बोझ के ऊपर जमा कर लें तो मैं समझता हूं कि वो इजाफी बोझ हो जाएगा और मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगले कुछ सालों में जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगे हैं, जो कर्जा जात की बुनियाद पे लगे हैं, उनके कर्जा जात वापस करने का वक्त भी आ जाएगा। तो आप ज़्यादा कहानी जो है वो ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। अभी तक हाँ, ये ऐसा मामला ये है कि पिछले 70 सालों में जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं वो मैंने पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखे पाकिस्तान की माशी तारीख में। इस साल जो 35 अरब डॉलर का तिजारती खसारा आ रहा है, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस आ रहा है, वो मैंने पहले कभी 70 साल माशी तारीख में इतना बड़ा तिजारती खसारा नहीं देखा। और इसके नतीजे में जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कहलाता है, जो 15-16 अरब डॉलर का हो जाएगा, IMF भी इस फिगर से एग्री कर रही है। इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट भी पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में पहले कभी नजर नहीं आया। तो जिन अलार्म बेल्स का आपने जिक्र किया, ये रियली अनचार्टेड टेरिटरी है, ये पहले हमने नहीं देखा। जब 2013 में हमारे हालात खराब हुए थे तो IMF से हमने कोई 6.4 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया था और उस वक्त बड़ी मिठाइयां बांटी गई थी कि अगले 3 साल बड़े अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन इस साल जो ग्रोस फाइनेंसिंग नीड्स कहलाती हैं, यानी कि हमें जो टोटल बैरूनी ज़खायर कर्जा जात की शक्ल में चाहिए होंगे, वो 25-26 अरब डॉलर के सामने आ रहे हैं, जो कि 2013 के मुकाबले में कोई 5-6 गुना ज्यादा है। और ये IMF की रिपोर्ट जितनी भी है, ये हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ बैरूनी आपको शक्ल देती है हमारे फाइनेंसेस की। जो अंदरूनी हालात हैं फाइनेंसेस के, जो बजटरी खसारे में नजर आते हैं, वो भी पहले कभी 70 साल माशी तारीख में नजर नहीं आए थे। इस दफा प्रोजेक्शन ऐसी है कि कोई तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस, 2 खरब रुपए से जायद का बजटरी खसारा है। और फिर उसके साथ ये इलेक्शन ईयर आ रहा है, और इलेक्शन ईयर के दौरान जो है वो सियासतदान फिर जिस तरह पैसे बांटते हैं, तरक्याती मंसूबों के नाम पे पैसे बांटे जाते हैं, वोट लेने के लिए, वोट जीतने के लिए, ये जो हमारा बजटरी खसारा है, ये कोई अंदाजा नहीं है कि कहां तक चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने पूरा मंजर कशी कर दी यकीनी तौर पर, हाल की भी और मुस्तकबिल की भी, और इंतहाई संगीन है ये सूरत हाल। लेकिन डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपकी तरफ एक सवाल लाते हुए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हमारे सामने है, इसका हल ढूंढने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे सामने एक चीज जो खबर की सूरत में सामने आई है, जो हमारे नए मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जिनके बारे में तनकीद खुद साबिक वजीर खजाना कर रहे हैं, सिर्फ वो कुछ बैरूनी दोस्त जो हमारे हैं, सऊदी अरब है, चाइना, उनके जरिए कुछ कैश ग्रांट्स, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि 4 से 6 अरब डॉलर चाइना के जरिए पेमेंट को कैश में सेटल कर दे 50%, या ऑयल की पेमेंट्स को डिफर ऑयल पेमेंट्स कर दे सऊदी अरब के साथ, जो पहले भी हम हासिल करते रहे फैसिलिटी। कोई 4 to 6 बिलियन डॉलर्स का डॉक्टर इकरामुल हक साहब उससे फायदा हो जाएगा। सर, इज इट इनफ? क्योंकि IMF कह रहा है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स 45 अरब डॉलर पहुंच जाएंगी 2022 और 23 तक। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, कितनी हैरानकुन और कितनी संगीन सूरत हाल है? इस बात का एहसास तो अब खुद भी हुकूमती अदारों को भी है कि वो जो मुसलसल झूठ बोलकर और डिनाइल मोड में थे, और ये ख़ास तौर पर असाक डार साहब के ज़माने में ये मामला रहा, तो ये नई टीम ने आते ही इस बात की रियलाइजेशन हुई कि दरअसल वो जो रोज़ी पिक्चर पेंट कर रहे थे वो हरगिज़ ऐसी नहीं थी। सर्कुलर डेट पहले से 2 गुना हो चुका है, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बहुत बढ़ चुके हैं, जो रिफंड्स रोके गए थे बहुत बढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन का तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने आपको बता दिया, मगर इंटरनली भी हमारा बोझ जो है हुकूमत का वो इस कदर बढ़ गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वो एक्सपोर्ट के एरियाज़, जैसे आपको याद होगा कि रिकोडिक के बारे में हमने बहुत कहा कि वो हमें एनुअल 10 बिलियन डॉलर देगा, वो 10 बिलियन डॉलर तो क्या देता, उल्टा 10 बिलियन डॉलर का हर्जाने का मामला सामने है। तो एक्सपोर्ट्स आपकी, अगर आप सिर्फ टेक्सटाइल पे रहते, या आपका ये ख्याल था कि बाहर से जो 20 अरब डॉलर के हमें रेमिटेंसेस आ जाती हैं वो हमें बचाए रखेंगी, तो ये तो एक बड़ी गलत फहमी थी।
और सब लोग जो थे वो डार साहब को बताते रहे कि देखिए इस तरह से फिगर फजिंग से तो मसला हल नहीं होगा, मगर वो अपने तई अब भी देखिए कि बजाय गलतियों को मानने के इस नई टीम के ऊपर दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं कि अगर मैं होता तो ऐसा ना होता। और नवाज शरीफ साहब भी फरमाते हैं कि मेरे जाने से सारा मामला ख़राब हुआ है। तो भाई आपकी हुकूमत है, पॉलिसियों की कंटिन्यूटी होती है, ये कौन सी मईशत है जिसमें एक इंसान के चेहरे से चीज़ें बदल जाती हैं? ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसियों का मामला है, शॉर्ट टर्म मैयर्स का मामला है। आपने देखा कि 700 हमने आइटम्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई कि उससे हम अपनी इंपोर्ट्स को बहुत नीचे ले आएंगे, मगर उसका क्या नतीजा निकला? शायद एफबीआर का थोड़ा सा बजट में उनके कलेक्शन में इजाफा हुआ, मगर ओवरऑल ना उसने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को दुरुस्त किया और ना ही ओवरऑल हमारी माशी सूरत हाल को बेहतर किया। मैं समझता हूँ कि अब ऐसी सूरत हाल आ गई है जिसको इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी इकोनॉमिक एमरजेंसी का नाम देता है। अगर ये आप देखें जो इस वक्त हमारी मंडेन रियलिटी है, वो तकरीबन हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं, इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं वो मायानाज इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के मायानाज, जो बता रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी है, आगे चल के एक्सटर्नल डेट की सूरत हाल, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सूरत हाल क्या होगी। ये सारी प्रोजेक्शंस इस पर हमारे हुकूमत के हमारे वुज़रा जो इस पर अभी भी जो टीम है, मौजूदा टीम है, पिछली ने तो सुना नहीं, उनके कानों तक उन तक बात पहुंचती है तो अमल दरामद इस पर क्यों नहीं होता। और अब चीन और सऊदी अरब के जरिए जो पैसा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पूरा करने के लिए सोचा जा रहा है, मंसूबा बनाया जा रहा है, वो किस हद तक कारआमद साबित होगा, ये भी बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन संगीन नौयत के सवाल जिनका ताल्लुक मुल्क के मुस्तकबिल से है। माशी मंजरनामा क्या हो सकता है, और ये मंजरनामा हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्लूमबर्ग ने एक रिसेंट आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान के रिजर्व्स को लिखा जी कि एशिया में फास्टेस्ट डिप्लीशन जिन रिजर्व्स में हो रहा है, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट पर कोट किया गया। आईएमएफ की जो पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसकी प्रोजेक्शंस में जिस तरह आपको बताया 145 अरब डॉलर तक कहा जाता है जी कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट पहुंच जाएगा। 45 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स होंगी 2023 में। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स गिरकर 7.1 या 7.2 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। इंपोर्ट कवर आपका 1 या 1.5 माह का हो जाएगा, जो इंतहाई क्रिटिकल लेवल बताया जाता है। और यही नहीं बल्कि इसका असर यकीनी तौर पर माशी खदोखाल पर पूरी तरह से इस वक्त आएगा, जो हमको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो मेजर्स हमने देखे अब तक, और डॉक्टर फरूख सलीम साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर फरूख सलीम साहब आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि जो मेजर्स हमने देखे हैं वो रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से थे, डेप्रिसिएशन के हवाले से थे। सर, ये मेजर्स से आपको लगता है कि ये सिचुएशन लॉक रुक सकती है यहाँ पर, और या पैसे मांग लेने से सऊदी अरब और चीन से उससे कोई फर्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान की मईशत की कश्ती मेरे जहन में आती है तो मुझे वो टाइटैनिक वाला जहाज़ याद आ जाता है। उसमें कप्तान साहब खड़े हैं, उनको साफ नज़र आ रहा है कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का तौदा है और जहाज़ जो है उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है और इवेंचुअली अगर उसकी सिमत न बदली जाए तो उससे टकरा जाएगा। हमारे कप्तान जो हैं, माशी कप्तान जो हैं, वज़ारत ख़ज़ाना में जो बैठे हैं, उनको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त हमारा मईशत की जो कश्ती है वो उस बर्फ के तौदे की तरफ बढ़ रही है। उसकी सिमत मोड़ना जरूरी होगा, वरना वो टकरा जाएगी। आपने जो जिक्र किया, हम क्या कर रहे हैं, जो हम इकदाम उठा रहे हैं, या तो हम कहते हैं कि फिगर फजिंग कर दी जाए,
दूसरा कदम हम ये उठाते हैं कि इंपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी जाए। वो इसलिए फेल हो जाएगी क्योंकि हमारी बेशतर इंपोर्ट्स जो हैं, बहुत बड़ी इंपोर्ट्स जो हैं, वो प्राइस इनइलास्टिक हैं, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो भी हो जाए उनको हमें मजबूरी के तौर पे इंपोर्ट करना होगा। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो तेल है, वो मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ेगा चाहे जो भी कीमत हो जाए। फिर दालें इंपोर्ट हो रही हैं, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। आप रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के अपना तिजारती खसारा कम नहीं कर पाएंगे। ये कदम जो उठाया गया है ये मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएगा। तीसरा कदम जो उठाया जाता है कि डिवैल्यूएशन कर देंगे तो शायद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ये भी मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो एक्सपोर्ट्स का है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारी इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं उनको हम यहाँ पे प्रोसेस करके उसके बाद वो चीज़ें फिर अपनी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारा जितना भी तवानाई का सेक्टर है, जो बिजली की कीमत है, जो एलएनजी की कीमत है, वो डॉलर के साथ इंडेक्स कर रखी है, जिसका मतलब यह है कि जब रुपी डिवैल्यू होता है, रुपी की कीमत गिरती है डॉलर के सामने, तो एलएनजी की कीमत, हमारी बिजली की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो फिर हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर की जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ जाती हैं और हम दुनिया में कंपीट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारी एक्सपोर्टर्स जो हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमारी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हम इंडिया के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, वियतनाम के साथ कंपीट नहीं कर पाते। और वो 3 वजह बताते हैं: बिजली की कीमत, गैस की कीमत और टैक्सेस का बोझ। जी, अब जब तक ये इनपुट कॉस्ट हम नीचे नहीं करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फिगर फजिंग से काम नहीं चलेगा, रेगुलेटरी ड्यूटी से काम नहीं चलेगा और डिवैल्यूएशन से भी काम नहीं चलेगा। और पैसे मांगने से सर, और ग्रांट्स मांगने से, कैश ग्रांट्स, ऑयल डिफर्ड पेमेंट्स और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को चाइना के साथ जो $12.5 अरब डॉलर है उसको कैश में सेटल कर दें आधा डॉलर के बजाय, इससे अब हमारी सोसाइटी में एक वो कल्चर सा डेवलप हो गया है कि जब हम आके फंस जाते हैं तो फिर उसके बाद हम सिफारिशें ढूंढते हैं। पहले हमने ये देखा वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब हम ग्रे लिस्ट पे आके फंस गए तो फिर हम सऊदी अरेबिया के पास भागते हैं कि भाई हमारी सिफारिश कर दो, फिर तुर्की के पास भागते हैं कि भाई हमारी सिफारिश कर दो, फिर चाइना के पास भागते हैं कि भाई हमारी सिफारिश कर दो। ये सिफारिशात का मामला नहीं है। पाकिस्तान का कौमी खजाना इस वक्त एक बर्तन है जिसमें 100 किस्म के छेद हुए हैं। आप चाइना से पैसे लेके उस खजाने में डाल दें, वो छेद के थ्रू गुजर जाएंगे। आप सऊदी अरेबिया से पैसे लेके उस बर्तन में डाल दें। होना यह चाहिए कि उन छेदों को बंद करना है, उन सुराखों को बंद करना है, ताकि जो पैसा उस बर्तन के अंदर आए उसको हम कौम के मुफाद में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे अप्रोच टोटली गलत है। सिफारिश ढूंढ के और उधार पे पैसे लेके ये काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। सही बात है, पॉलिसी मेजर्स की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इमरजेंसी अभी डॉक्टर फरूख सलीम ने टाइटैनिक से तशबीह दी और अपने आर्टिकल में, जो वो रिनोन आर्टिकल उनका आता है, वो उसमें भी द न्यूज में उसमें भी उन्होंने लिखा था, पूरी बताया था कि किस तरह टाइटैनिक के साथ जो हुआ था। तो सर, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनके बारे में इसाक डार ने खुद इनकॉम्पिटेंस और पता नहीं क्या क्या लफ्ज कह दिए, वो मिफ्ता इस्माइल इस अब तक के जो फैसले उनके डिवैल्यूएशन और ये सब, वो आपको लगता है कि इस शिप को बचा सकते हैं? डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो उनके कंडक्ट है, जो उनका अब तक का टेन्योर आप देख रहे हैं उनको, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, वो फायर फाइटिंग के मोड में तो इकॉनमी को आप रिवाइव नहीं कर सकते। अब तो चूंकि उनके सर पर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें, तो जाहिर है उस वक़्त तो इंसान जब डूब रहा होता है तो वो जब हाथ पाँव बहुत ज़ोर से चलाता है तो उससे बचाए कि वो ऊपर आए और नीचे जाने के इम्कानात होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने नहीं सोचा कि आपने अपनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनानी है ताकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो वाकई वैल्यू एडेड हो। मसलन हम अपने बारले का क्या करते हैं, जवार का, क्या कभी हमने उससे सोचा कि एक स्कॉटलैंड अपने बारले की फसल से कितने बिलियंस पाउंड कमाता है? क्या कभी हमारे माशी जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसमें कि हमें बहुत चांसेस थे हम एक्सपोर्ट कर पाते, आप देखिए छोटा सा मुल्क फिनलैंड है, आप वहाँ देखिए कि उन्होंने आईटी में कितना कमाल हासिल किया है। सिर्फ उनके लोग गेम्स बना बना के बिलियंस ऑफ यूरो कमा रहे हैं।
अब रवायती तौर पर अगर आप टेक्सटाइल को ले, वहाँ पे भी हमारे कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, ऊपर से जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें एक एलिमेंट ही, जिस मुल्क में अफोर्डेबल एनर्जी ना हो और आगे के मुआहदे भी आपने ऐसे कर रखे हैं कि वो कीमत बजाय नीचे आने के चाइनीज़ मुआहदों में भी बढ़ेगी। आप हाइडल पे बड़ा जोर देते थे, मगर आपने किस किस्म के मुआहदे किए हैं? तो आप मुझे बताइए कि जब आप लॉन्ग टर्म एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि ना तो आप अपनी इंडस्ट्री को कोई रिलीफ दे पाएंगे, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ कैसे होगी? दूसरी तरफ जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें तो ले ऑफ्स हुए हैं, यूनिट्स बंद हुए हैं। अगर कोई विजनरी आदमी बैठा होता तो वो ये कहता कि जी हम अपने एक्सपैट्रिएट को हम उनसे 2-3% पर भी अगर लेते उनकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां तो उनको 1% भी नहीं मिलता, और जहां हम उनका इंडस्ट्री में पैसा लगवाते हैं लेकिन और वो आगे जाता, ये बिल्कुल तो आज हम कहीं और होते। नहीं, दुरुस्त आप कह रहे हैं, ये सारे मेजर्स होने चाहिए एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ये लेकिन आपने कहा ना दलदले फंस रहे हैं तो हाथ मार रहे हैं इधर उधर। तो इकराम साहब, ये जो अभी डॉलर के ना से इन्होंने रुपी डिवैल्यूएशन, ये जो सारा मामला हुआ है सामने, ये इसके पीछे तो बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं। मैं स्पेकुलेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट इज नॉट प्रूवन अभी अब तक तो, कि इसमें होता यही है कि जब साहदार साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ बैंक्स ने या मैनिपुलेशन करी और पैसा कमाया या सट्टेबाजी, ये वाला एलिमेंट होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है 4-5 रुपए बढ़ने का, और फिर इससे पहले क्या शायद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे उन्होंने एलसीज खुलवा के बुक किया हुआ था, या यहाँ ओपन मार्केट से खरीदे गए और डॉलर्स, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल, हम तो जानते हैं हमारी हुकूमत के बड़े दोस्त हैं, बैंकर्स भी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी, पैसे भी बनाए गए उस पूरे एपिसोड से। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने, इट इज अ वेरी प्लान्ड स्ट्रेटेजी। डॉक्टर इकराम साहब, इसमें शुबा है आपको कोई ऐसा? देखिए ना, जब हाँ कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो, अगर आपने अपनी एडजस्टमेंट्स भी करनी हो तो कोई बेसिस तो आप लाते हैं। यूजुअली ऐसे मामला तो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर बजट वाले दिन भी कोई सीरियस बातें नहीं होती, उस पर भी बस वो एक इधर रेटरिक पे सारी स्पीचेस होती हैं। तो इन मामलात पे जहाँ क्रिटिकल पॉलिसी मेकिंग के चैलेंजेस हों, जहाँ क्रिटिकल आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के मामले हों, वहाँ ये थोड़ी होता कि एक मिफ्ता साहब बैठ जाएंगे या एक राना तनवीर साहब, जो भी राना अफजल साहब, और 2-3 लोग बैठकर, या हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस या चेयरमैन एफबीआर। देखिए, ये इस तरह से तो मुल्क चलते नहीं है ना। आप इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर सीरियस डिबेट की जाती है। अगर आप डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, ब्रेक के बाद आके इस मजीद बात करते हैं। ऊपर टाइटैनिक है डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, तो पाकिस्तानी मईशत या ये जो टाइटैनिक है, इसको अगर रोकना है तो कुछ अब क्या हल हो सकता है, और ये जो मंजरनामा हमें नजर आ रहा है इस वक्त, आखिरकार हमारी हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोच रही है, ये सवाल भी उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बहुत ही इस वक्त एक अलार्मिंग सी पिक्चर सामने नजर आती है। मुस्तकबिल का मंजरनामा इंतहाई तशवीशनाक है। अगर आप गौर से देखें तो एक्सटर्नल साइड पाकिस्तान की मईशत की बैरूनी जो कर्जे हमें हासिल करने हैं, वो कितनी नीड्स होंगी, कितने कर्जे हो जाएंगे चंद सालों में, और फिर हमारी जो फिस्कल साइड है, हमारे रेवेन्यूज, हमारे एक्सपेंडिचर्स, हर तरफ से इस वक्त हमें एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन इस सिचुएशन में आज भी ओपन मार्केट में 70 पैसे का इजाफा हुआ डॉलर का रुपये के अगेंस्ट, यानी डीवैल्यू हुआ 70 पैसे से। और अब सवाल ये है डॉक्टर फरूख सलीम साहब आपसे भी, क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर इकराम साहब ने बड़ी सही बात, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इस तरह के फैसले पार्लियामान में होते हैं, डिबेट के बाद होते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कोई एक शख्स आके डॉलर को रोक देता है साहब, कोई आता है वो बढ़ा देता है, वो कहता है आगे पीछे इसको मार्केट डिसाइड करने दें इसको। तो सर, ये तमाम फैसलों के जब ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है तो इसकी एवज तो ये कुछ शायद पैसे भी बनते होंगे। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये स्पेकुलेशन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो टीम है नई, या फिर कुछ लोग इनके साथ मिलकर कुछ कर रहे होंगे? एक दिन में 70 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए बनाए गए होंगे, अरब रुपए। डॉक्टर साहब देखिए, मामला ऐसा है कि आपको जब कोई गोल अचीव करना होता है कौमी लेवल पे,
तो सबसे पहली ज़रूरत होती है सियासी नीयत पैदा करने की, उसके बाद फिर मनसूबाबंदी की जाती है और फिर उस मनसूबाबंदी के ऊपर अमल दरामद होता है। यहाँ पे पहला स्टेप ही नहीं है, अभी तक सियासी नीयत सामने नज़र नहीं आती कि मुल्क की माशी सिमत क्या इख्तियार करनी है। इस वक्त पूरी की पूरी PMLN जो हुक्मरान जमात है वो नवाज बचाओ तहरीक के अंदर मसरूफ़ है, उनकी अटेंशन और किसी तरफ नहीं है। देखिए, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमने बहुत सारा फोकस जो है वो बैरूनी सेक्टर पे कर दिया, बिकॉज IMF ने अभी अपनी एक रिपोर्ट दे दी है। हालांकि जो रिपोर्ट आज IMF दे रही है, हम एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल से उसके ऊपर कॉलम्स भी लिख रहे हैं और टेलीविजन पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उस वक्त। एक अंदरूनी सेक्टर है मुल्क के अंदर वाला सेक्टर, उसकी हालत जो है वो भी बहुत ही खतरनाक और तशवीशनाक है। आप सोचिए कि 2.2 खरब रुपए का इस साल बजटरी खसारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ऐसी हैं जो हम अपनी बैलेंस शीट पे लिखते ही नहीं है, छुपा के रखी है, लोगों को बताया ही नहीं जाता। 922 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है वो पाकिस्तान के बजट के ऊपर या पाकिस्तान की बैलेंस शीट के ऊपर नहीं दिखाया जाता। कोई 400 अरब रुपए का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो रियासती इदारे हैं जो कर्जा जात ले लेते हैं बैंकों से, जो नुकसानात करते हैं, वो बैलेंस शीट पे नहीं आता। कोई 400 अरब रुपए की अमाउंट ऐसी है जो कमोडिटी ऑपरेशंस कहलाता है, जिसमें सूबाई हुकूमतें गंदम, चीनी और बाकी चीजें खरीद के स्टोर करती हैं और फिर उसमें नुकसान करती हैं। वो ये सारी ट्रिलियन रुपीस चीजें, 1 खरब रुपए से जायद के ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट में आ ही नहीं रहे। जो आप साजिशी बात कर रहे हैं कि लोग इस सारी हुकूमत की नाअहली से, हुकूमत की गैर फाली से जो मुनाफा उठाते होंगे, ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो हुकूमत के साथ कनेक्टेड होंगे या शायद कनेक्टेड ना भी हों, और ये रोज़ की जो ऊंच नीच हो रही है रुपये और डॉलर के साथ, उस दौरान सट्टाबाजी के दौरान पैसे उठाते हों। लेकिन इन सब का बोझ जो है वो 21 करोड़ पाकिस्तानी ही उठा रहे हैं, चाहे वो साजिशी लोग हों या जो ऑफिशियली हमारे कप्तान हैं वजारत खजाना में बैठे हुए। इन सब की गलतियों का, इन सब की खुद गर्जियों का जो नुकसान है वो इवेंचुअली 21 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर ही आता है। अनफॉर्चुनेट डॉक्टर फरोज साहब, क्योंकि ये जो आपने टाइटैनिक की बात की थी, आपने लिखा भी था, तो इसमें जो 207 मिलियन मुसाफिर है वो तो हम पाकिस्तानी कौम हैं, ये जो चला रहे हैं इनकी तो शायद अपनी अपनी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं और अपने शायद डुअल तो नहीं मैं कह सकता नेशनैलिटीज, लेकिन बड़ी आसानी से उन इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे कहीं की भी नेशनैलिटी लेके जा सकते हैं, कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बना सकते हैं, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो हमने देखा है। तो मुसाफिर तो हम और आप ही हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरोज साहब, 207 मिलियन पाकिस्तानी इस टाइटैनिक के। और आप देखिए कि इनके शायद बहुतों के असासाजात जो हैं वो डॉलर्स में हैं, और रुपये अगर गिरता है तो एक लिहाज से उनको फायदा ही पहुंचता है, नुकसान नहीं पहुंचता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डॉक्टर साहब, एमनेस्टी स्कीम भी आ रही है, तो यानी जो पैसा यहाँ पे आएगा भी तो वो भी फायदा यहाँ होगा और फिर वो वाइड भी होगा। और फिर हैरानी बात है डॉक्टर फरीद साहब कि हमने सुकूक बॉन्ड खरीदे 8.25% के ऊपर, वो किसको बेचे गए वो भी हमें नहीं बताया गया। वो पे अब पूछा गया था, इसाकदार साहब नाराज हो गए थे कि आपका क्या ताल्लुक इससे, किसी सहाफी ने पूछा था। तो सर पता नहीं, क्या पता वो पैसा वापस आ जाए। सैफान साहब जो सैफान साहब, एमनेस्टी के बारे में 2 चीज़ों की खास तफरीक जहन में रख लीजिए। एक वो पैसे हैं जो पाकिस्तान से निकल गए और पाकिस्तान के टैक्स अवॉइड किया उन्होंने, और दूसरे पैसे वो हैं जो यहाँ पे क्रिमिनल नेचर के पैसे हैं, वो यहाँ से बाहर भेज दिए गए। एमनेस्टी के तहत आप सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स अवॉइडेंस के पैसे बाहर गए हैं उनको वापस लाके और उनको एमनेस्टी दे सकते हैं। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाता है, जो कमीशंस या किकबैक्स की सूरत में पैसा बाहर गया है, वो वाइट नहीं किया जा सकता। वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत जो हमने साइन किए हुए हैं उनके तहत वो वाइट नहीं किया जा सकता, वो एमनेस्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा जो तखमीना है, जो पाकिस्तान का पैसा इस वक्त बाहर पड़ा है, उसमें से मे भी 8-10% पैसा ऐसा हो जो टैक्स बचाने की वजह से बाहर गया हुआ है। बाकी 80 से 90% पैसे जो पाकिस्तानियों के साथ साथ बाहर पड़े हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं और उनको वापस नहीं आएंगे, और वो उनको अगर वापस लाया भी जाए तो एमनेस्टी उनको कवर नहीं कर पाएगी।
सही बात है। और जिस टाइटैनिक और जिस अवाम की बात हुई है, तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो 200 मिलियन 207 मिलियन नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तानी हैं, ये इस कश्ती में सवार हैं। कश्ती चलाने वाले जो हैं वो सारे, उनके ऑलरेडी अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो इस मुल्क के। डॉक्टर साहब, ये सब तो अपने ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं इन लोगों की, और ये तो बड़ी आसानी से अपनी ऑफशोर वेल्थ बना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इनको क्या फिक्र है हमारी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो अभी चला रहे हैं मुल्क, चाहे वजीर आजम हो, मुशीर खजाना हो? देखिए, दो तरह के मसाइल हैं। एक तो वो है जो इकॉनमी का स्ट्रक्चर जो है वो एलिटिस्ट है और रेंट सीकिंग की तरफ लेकर जाता है। अब जब आपका जो पूरा ढांचा रेंट सीकिंग पे हो, अब मिसाल के तौर पर जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं वो बड़ी बड़ी GORs में रहते हैं, एकड़ों में उनके घर हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी को कमर्शलाइज करें, 100% की लीज पर दें, तो आपको सोचें कितना आपका बजटरी खसारा कम हो सकता है। इनको आप कंसोलिडेटेड पे दें और कहें जाइए, जहां रहना है रहिए, जो गाड़ी रखनी है रखिए। मगर हम इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं करते कि पॉलिटिकल एलीट का और हमारी जो इंतज़ामी ढांचा है उनका एक अनहोली अलायंस है। जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो पैरासाइटिक है, वो पैरासाइट्स हैं जो अपने ही लोगों के ऊपर जो हैं वो जिंदा हैं, उनका खून चूस चूस कर। और जो लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में काम करना है वो दरअसल खुद जो है अपने आप को अयाशियों के अलावा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अलावा, घरों के अलावा, परक्विजिट्स के अलावा, गोल्फ कोर्सेज, क्लब्स, ये सारा टैक्स पेयर मनी कहाँ जाता है? बर्बाद किया हुआ है इन्होंने पूरे माशी ढांचे को। और पाकिस्तान का निज़ाम जो है अगर रेंट सीकिंग पे रहेगा, हम जितना मर्जी शोर करते रहें, ना हम इन पैरासाइट एलीट से निजात हासिल कर सकेंगे और ना ही जो बेचारे बिलियंस हमारे जो हैं ज़ाया हो रहे हैं। हमारे लोग जो हैं इतने मेहनती हैं, इतने रेजिलियंट हैं, 40-40 टैक्सेस होने के बावजूद, इतने महकमों को रिश्वत देने के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं, और उन बेचारों को कोई फिजिकल स्पेस नहीं जहां उनको हम मीनिंगफुल टैक्स इंसेंटिव्स दे सके। इस सारे सूरत हाल को आप देखें तो ये रियासत कुछ हजार लोगों के हाथ में कैप्टिव है। बेशक, बिल्कुल आई एग्री विद दिस। और ये जो आपने बात की पैरासाइट्स की, ये माशाल्लाह हर पे मौजूद हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि हम शायद नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी, PTI, हर जगह इस वक्त हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए अपने काम करते हैं। और शायद इस डॉलर फ्लक्चुएशन से भी बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हो इन्हीं पैरासाइट्स में से, यकीनी तौर पर शायद किसी गठजोड़ के साथ उठा रहे हो या ना उठा रहे हो। इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। फॉर फीडबैक, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर देखते रहिएगा अब तक।